हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टैग मैथ में। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने सभी मित्रों को लाइव लेके आइए। जल्दी से इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, जिससे सभी विद्यार्थी आपके साथ जुड़ सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, बटन को दबाएं, जिससे वीडियो जब भी लाइव चालू हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर लिए और आज हम एक्सरसाइज 15.2 के जो क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक, इनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कारखाना दो प्रकार के पेचों ए और बी का उत्पादन करता है। प्रत्येक के उत्पादन के लिए दो प्रकार के यंत्रों स्वचालित और हस्तचालित की आवश्यकता होती है। एक पैकेट पेचों ए के उत्पादन में 4 मिनट स्वचालित के द्वारा और 6 मिनट हस्तचालित मशीन के द्वारा लगती हैं। ऐसे ही अगर हम एक पैकेट पेचों बी के उत्पादन के लिए 6 मिनट हमें स्वचालित और 3 मिनट हमें हस्तचालित मशीन का कार्य होता है। ठीक है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 1 घंटे कार्य के लिए उपलब्ध है। ध्यान रखना, यहाँ पर उसने अधिकतम कहा है 1 घंटे के लिए उपलब्ध है। निर्माता पेच ए के प्रत्येक पैकेट पर 70 पैसे और पेच बी के प्रत्येक पैकेट पर 1 रुपये का लाभ कमाता है, यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेचों के जो पैकेट हैं वो बिक जाते हैं। तो निर्माता को प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार के कितने पैकेट बनाने चाहिए जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम बेनिफिट के लिए कार्य करना है। तो सबसे पहले हम इनको मान लेंगे कि माना कि जो ए प्रकार के पेच हैं वो हमें एक्स पैकेट और बी प्रकार के जो पेच हैं वो वाई पैकेट बनाने चाहिए। ठीक है। और इन पर जो लाभ है वो एक्स पैकेट को बेचने पर 70 पैसे है, इसलिए वो कितना हो जाएगा 0.70x, क्योंकि हम रुपए के रूप में लिख रहे हैं इनको। और जो बाई पैकेट है उसके पेचों का लाभ कितना है 1 रुपये है, इसलिए वो 1 बाई हो जाएगा। ठीक है। और अधिकतम की बात की है उसने, अधिकतम लाभ की, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 0.70x प्लस बाई। अब इनके व्यवरोध लिखे, तो हस्तचालित और स्वचालित इन दोनों के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम देखें ए प्रकार के एक्स पेचों को स्वचालित मशीन से बनाने का जो समय है वो 4x है। इसी प्रकार बी प्रकार के जो बाई पेच है उसको स्वचालित मशीन से बनाने का समय कितना है 6 बाई मिनट, क्योंकि मिनट में दिया है और हम स्वचालित और हस्तचालित दोनों के लिए बना रहे हैं। तो स्वचालित के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी 4x प्लस 6y। और उसने क्या कहा है कि जो 4x प्लस 6y है ये सभी हमारे पास अधिकतम 1 घंटे के लिए उपलब्ध है। तो ये मिनट में दिए हैं, तो 1 घंटे को भी हम मिनट के रूप में लिख लेंगे। ठीक है। और इनको हम लिखें तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 घंटे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर जो लिखा है ना अधिकतम घंटे के लिए उपलब्ध है ये 4 घंटे हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे 4 × 60
यानी कि 240 मिनट हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि जो मशीन है वो अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है हमारे पास। तो 4x + 6y लेस देन एंड इक्वल टू 240। ऐसे ही हस्तचालित मशीन के लिए लिख लेंगे, ए के द्वारा 6 मिनट तो 6x हो जाएगा, बी पेज के द्वारा 3y, तो इनका टोटल हो जाएगा 6x + 3y और लेस देन एंड इक्वल टू 240 मिनट, क्योंकि ये भी 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक मशीन 4 घंटे के लिए उपलब्ध थी। तो 6x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 240। अब नॉन नेगेटिव कंडीशन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इनका जो गणितीय सूत्र मिलेगा हमें वो निम्न प्रकार प्राप्त होगा। मैक्सिमम z बराबर 0.70x + y और व्यवरोध हो जाएंगे हमारे पास सॉल्व करने के बाद 4x + 6y लेस देन एंड इक्वल टू 240। दूसरा हो जाएगा 6x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 240 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। इसके बाद प्रत्येक असमीकरण को समीकरण में चेंज करेंगे, उसके बाद उनके बिंदु ज्ञात करेंगे, उनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, फिर असमीकरणों को संतुष्ट कराएंगे। और ये सारी विधि हमें कोनी विधि के द्वारा ही सॉल्व करनी है। तो पहले हमने इनको समीकरण के रूप में लिख दिया। अब प्रत्येक असमीकरण को लेते हुए उनके समीकरण बनाओ और उनके बिंदु ज्ञात करो। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 40, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 60। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे 60,0 और 0,40। अब असमीकरण को संतुष्ट कराएं, x बराबर 0 y बराबर 0 रख के, तो इसका टोटल मान प्राप्त होगा 0 और लेस देन एंड इक्वल टू 240। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 0 लेस देन एंड इक्वल टू 240 क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप सभी के आंसर आ रहे हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि 0 छोटा होता है 240 से, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा। सेम टू सेम हमें समीकरण सेकंड के लिए करना है, उसको समीकरण के रूप में लिख लिया। अब इसके पॉइंट निकालें। तो अगर हम x बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 80, और जब y बराबर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 40। तो पॉइंट हो जाएंगे हमारे 40,0, ये 0 है, और 0,80। इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाएं और एक लाइन के द्वारा मिला दें दोनों बिंदुओं को। फिर समीकरण में मूल बिंदु के मान रख दें, तो ये भी प्राप्त होगा 0 लेस देन इक्वल टू 240। तो ये भी हमारी समीकरण संतुष्ट हो रही है और इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर होगा। फिर नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब इसका ग्राफ देखें तो हमें इसका ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। दोनों समीकरण के लिए इनके बिंदु लिख लिए थे हमने और इनको मिला दिया था। अब जब इनको मिलाएंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगी। तो हमें ये बिंदु भी ज्ञात करना है, और ये बिंदु हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ज्ञात करेंगे। यानी हम इनको विलोपन विधि के द्वारा हल कर लेंगे और x और y की जो वैल्यू प्राप्त होंगी वही ये मान होगा इसका। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होगा 30,20। अब चूंकि दोनों समीकरणों के लिए जो हल क्षेत्र था वो मूल बिंदु की तरफ था, तो इसलिए कॉमन इनका जो पार्ट होगा वो ये इनका कॉमन क्षेत्र हो जाएगा। तो इनके कौन बिंदु ये हो जाएंगे हमारे 4। इन चारों बिंदुओं पर इसका मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि किस पर इसका मान अधिकतम प्राप्त हुआ है। तो छायांकित क्षेत्र हो जाएगा हमारा OAED, इस पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हमें मान प्राप्त होगा इस तरीके से। मूल बिंदु पर 0 प्राप्त होगा, ए बिंदु पर 28, ई बिंदु पर 41 और डी बिंदु पर 40। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अधिकतम मान हमारा कितना है, 41 है, और वो हमें x बराबर 30 और y बराबर 20 रखने पर प्राप्त हुआ है। यानी कि जो ए प्रकार के पेज हैं वो हमें 30 पैकेट बनाने पड़ेंगे,
और बी प्रकार के जो पेज हैं वो 20 पैकेट बनाने पड़ेंगे, तब हमें अधिकतम लाभ 41 रुपये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करके जल्दी से बता दीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से थम्स अप करके बताइए कि समझ में आया है कि नहीं। और अब इस वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, जिससे वो भी लाइव क्लास पढ़ सकें। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए इसे सभी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। एक फर्म प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रत्येक स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने में और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। ऐसे ही बी प्रकार के प्रत्येक स्मृति चिन्ह के निर्माण में 8 मिनट काटने में और 8 मिनट ही जोड़ने में लगती हैं। काटने और जोड़ने के लिए कुल समय हमारे पास क्रम से 3 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे उपलब्ध हैं। तो फर्म को प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों का निर्माण करना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो स्मृति चिन्ह है हमारे पास उनको हम मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि जो ए प्रकार के स्मृति चिन्ह है वो एक्स है और बी प्रकार के वाई है। तब इन पर लाभ कितना हो रहा था, एक्स पर 5 रुपये और वाई पर 6, तो ये हो जाएंगे 5x और 6y। यानी अधिकतम लाभ हमारा हो जाएगा जेड बराबर 5x प्लस 6y। अब हम इनमें समय देखें कि काटने में हमें कितना समय लगा था, उसके लिए हम व्यवरोध बनाएंगे, और जोड़ने में कितना समय लगा था उसके लिए व्यवरोध बनाएंगे। तो यहाँ से काटने के लिए ए प्रकार में 5 मिनट लगे थे इसलिए 5x, और बी प्रकार में 8 मिनट लगे थे इसलिए 8y। तो टोटल कितना हो जाएगा काटने के लिए 5x प्लस 8y, और अधिकतम हमारे पास 3 घंटे 20 मिनट उपलब्ध थे, इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू 3 घंटे 20 मिनट। तो चूंकि हमें ये समय भी मिनट में दिया है तो हम इसको भी मिनट के रूप में लिख लेंगे। तो 3 घंटे में 180 मिनट और 20 ये हो गई तो 200 मिनट हो जाएंगे टोटल। तो लेस देन एंड इक्वल टू 200। सेम टू सेम हमें दूसरे प्रकार के लिए करना है जोड़ने के लिए। तो जोड़ने में हमें 10 मिनट ए के द्वारा और 8 मिनट बी के द्वारा लगे थे, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे 10x प्लस 8y, और अधिकतम समय हमारे पास 4 घंटे, इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू 4 घंटे, यानी कि 240 मिनट। तो अगर हम इसका सूत्र देखें कि हमें किस तरीके से प्राप्त होगा, तो ये हमें गणितीय सूत्र प्राप्त होगा। अधिकतम जेड बराबर 5x प्लस 6y, व्यवरोध हो जाएंगे हमारे पास 5x प्लस 8y, लेस देन एंड इक्वल टू 240। दूसरा हो जाएगा 10x प्लस 8y, लेस देन एंड इक्वल टू 240, और x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉन नेगेटिव कंडीशन हो जाएगी। अब प्रत्येक असमीकरण के लिए इनको समीकरण में चेंज करते हुए बिंदु ज्ञात कर लेंगे और इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो हमने इनको समीकरण के रूप में लिख दिया, और प्रत्येक असमीकरण के लिए समीकरण बनाते हुए मान ज्ञात करें। तो 5x प्लस 8y बराबर 200। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 25, और जब y बराबर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 40। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे और एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब असमीकरण को संतुष्ट कराएं, इसमें मूल बिंदु के मान रखें, x बराबर 0 y बराबर 0, तो टोटल हो जाएगा 0, और लेस देन एंड इक्वल टू दिया है तो लेस देन एंड इक्वल टू 200। तो आप जल्दी से बताइए कि 0 लेस देन एंड इक्वल टू 200, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है।
तो सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ये कंडीशन हमारी कैसी है, ट्रू है, क्योंकि 0 छोटा होता है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा। सेम टू सेम हमें दूसरी समीकरण के लिए करना है, उसके लिए पॉइंट निकालने हैं। 10x + 8y = 240। x = 0 रखने पर y की वैल्यू 30 और y = 0 रखने पर x की वैल्यू 24। तो ये दोनों बिंदु हो जाएंगे 24,0 और 0,30। ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे इनको। और इस समीकरण में मूल बिंदु के मान रखें तो ये हमें प्राप्त होगी 0 < 240। तो ये भी हमारी समीकरण जो है वो संतुष्ट हो रही है, इसलिए इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अब इनको हम दर्शाएं ग्राफ पेपर पे, तो इस तरीके से हमें इसका ग्राफ प्राप्त होगा। इनके जो बिंदु हैं इनको हमने लाइन के द्वारा मिला दिया। अब इनका जो कटान बिंदु है वो दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा, ध्यान रखना। वहाँ से जो x और y की वैल्यू प्राप्त होंगी वो इसके कटान बिंदु होंगे, जो कि 8,20 मिलेंगे। और चूंकि दोनों क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है इनका हल क्षेत्र, इसलिए इनका जो कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा वो ये पूरा कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा इनका। तो अब हम इनके जो कोनी बिंदु हैं इन पर इसका मान ज्ञात करेंगे कि किस पर इसका मान अधिकतम है। तो ये 4 बिंदु हमारे पास, इन चारों बिंदुओं पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे किस पर इसका मान अधिकतम है। तो हमारा बाउंडेड क्षेत्र है, ये परिवर्ती क्षेत्र है OCEB, इस पर हम इसके मान निकालेंगे। मूल बिंदु पर तो इसका मान 0 ही प्राप्त होगा, सी बिंदु पर 120, ई बिंदु पर 160 और बी बिंदु पर 150। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अधिकतम हमारा किस पर है, ई बिंदु पर है 160। तो इस तरीके से हमें ई बिंदु पर 8,20 पर इसका अधिकतम मान 160 प्राप्त हुआ है। तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जो ए प्रकार के स्मृति चिन्ह है वो 8 बनाने पड़ेंगे और बी प्रकार के टोटल 20, तभी हमें अधिकतम लाभ 160 प्राप्त हो सकता है। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक किसान के पास 2 प्रकार के उर्वरक हैं F1 और F2। उर्वरक F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है, जबकि उर्वरक F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के बाद किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और कम से कम 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और कम से कम 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि उर्वरक F1 की कीमत 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो और F2 की कीमत 40 पैसे प्रति किलोग्राम हो, तो न्यूनतम मूल्य के लिए वांछित पोषक तत्वों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक के लिए हमें कितनी किलोग्राम मात्रा आवश्यक रूप से उपयोग में लानी चाहिए, इसके लिए हमें रैखिक प्रोग्राम समस्या को बनाना है। तो सबसे पहले जो हमें उर्वरक दिए हैं F1 और F2, इनको हम मान लेंगे कि माना कि जो F1 उर्वरक है उसकी x किलोग्राम मात्रा और F2 की y किलोग्राम मात्रा लेनी है। इसके बाद F1 की कीमत हमें कितनी दी है, 60 पैसे प्रति किलोग्राम। तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 60/100x, क्योंकि हम रुपए में लिख रहे हैं इनको, ठीक है। ऐसे ही F2 की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 40/100y, यानी न्यूनतम जेड हमारे पास हो जाएगा 60/100x प्लस 40/100y। अब इनमें नाइट्रोजन की मात्रा देखें कितनी कितनी है। तो F1 में हमारे पास नाइट्रोजन है 10%, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे, F1 में नाइट्रोजन की मात्रा 10/100x और F2 में कितनी है 5%।
यानी कि 5/100 तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी 10/100x प्लस 5/100 अब यहाँ पर एक कंडीशन और दी थी उसने कि इनकी जो आवश्यकता है वो कम से कम है 14 किलोग्राम और कम से कम 14 किलोग्राम फास्फोरस की। तो मैंने बताया था कि जब भी हम कम से कम की बात करते हैं तो हमारा चिन्ह आता है ग्रेटर एंड इक्वल टू, और अधिकतम की बात करते हैं तो लेस देन एंड इक्वल टू। तो यहाँ पर चिन्ह आएगा हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह दिए हैं वो गलत दे दिए हैं, टाइपिंग एरर है, तो ये ग्रेटर एंड इक्वल टू चिन्ह आएगा हमारा। इसी तरीके से फास्फोरस से हम लिख लिए लिखें तो 6/100x प्लस 10/100 और ये भी चिन्ह हो जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल टू, क्योंकि कम से कम मात्रा है हमारे पास। और फिर नॉन नेगेटिव कंडीशन, यानी इसका जो गणितीय रूप प्राप्त होगा वो हमें मिलेगा न्यूनतम z बराबर 60/100x प्लस 40/100 और व्यवरोध क्या प्राप्त होंगे 10/100x प्लस 5/100 ग्रेटर एंड इक्वल टू 14। ऐसे ही 6/100x प्लस 10/100 ग्रेटर एंड इक्वल टू 14 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को समीकरण के रूप में लिख लेंगे, फिर यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। तो पहली समीकरण के लिए ये ग्रेटर एंड इक्वल टू है 10x प्लस 5y बराबर 1400, जो 100 एलसीएम लेके हमने इसको इधर पहुँचा दिया। तो यहाँ से इनके मान रखें, x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू मिलेगी 280, y बराबर 0 रखें तो x बराबर मिलेगा 140, यानी बिंदु हो जाएंगे हमारे 140,0 और 0,280। अब इस समीकरण में मूल बिंदु के मान रखें तो 0 रख दिया x बराबर, y बराबर 0 रख दिया और चिन्ह हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू है 1400, यानी 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 1400। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 ग्रेटर है 1400 से, तो ये बात हमारी असत्य है यानी फॉल्स है, इसलिए इसका जो हलक्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, तो इसका हलक्षेत्र किधर होगा मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। सेम टू सेम हमें समीकरण सेकंड के लिए करना है, इसको समीकरण के रूप में लिख लिया 6x प्लस 10y बराबर 1400। तो यहाँ से हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान मिलेगा हमें 140, यानी पॉइंट हो जाएंगे 0,140, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर मिलेगा 1400/6, और जब इस समीकरण मूल बिंदु के मान रखेंगे तो 0 प्लस 0 ये भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1400 आएगा, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा यानी असत्य। तो इसके लिए भी जो हलक्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। यानी अगर हम इसका ग्राफ पेपर देखें तो हमें ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा इसका। ये हमारे सारे बिंदु हो गए दोनों समीकरणों के लिए, और ये इनका कटान बिंदु हो जाएगा जो दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा। अब चूंकि दोनों बिंदुओं से जो हमें हल क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ है मूल बिंदु के, तो इसलिए उनका जो कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ये कैसा हमारा अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, अनबाउंडेड। तो यहाँ से हम इनके जो कोने बिंदु हैं इन पर इसका मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि किस पर इसका मान निम्नतम हमें प्राप्त हो रहा है। तो BEC इस पर हम मान निकालेंगे, तीनों जो बिंदु हैं उन पर। तो C बिंदु 1400/6, 0 पर इसका मान हमें प्राप्त होगा 140, E बिंदु पर 92 और B बिंदु पर 112। तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इसका मिनिमम मान हमें किस पर प्राप्त हुआ है। तो मिनिमम मान हमें प्राप्त हुआ है E बिंदु पर 92 यानी 92, ठीक है, जिसकी निशान क्या है 100,80। तो इस तरीके से हमें इसका निम्नतम मान 92 प्राप्त होगा, यानी कि हमें उर्वरक की जो मात्रा है अलग अलग उर्वरक वो 100 किलोग्राम और 80 किलोग्राम डालनी चाहिए, तब हमें इसका मिनिमम मान 92 रुपये प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर आप शेयर कर सकें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप प्रतिरूप और दूसरा है पोर्टेबल प्रतिरूप, जिनकी कीमत है 25,000 और 40,000 है, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटर की कुल मासिक जो प्रांग है वो 250 इकाइयों से अधिक नहीं है। कितनी है? 250 इकाइयों से अधिक नहीं है। तो प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों की इकाइयों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसे व्यापारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भंडारण करे। यदि उसके पास निवेश करने के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है, ध्यान रखना 70 लाख से अधिक नहीं है, यानी उसके पास मैक्सिमम कितनी है? 70 लाख रुपए है। तथा यदि व्यापारी का डेस्कटॉप प्रतिरूप पर लाभ 4500 रुपये और पोर्टेबल पर लाभ 5,000 रुपये हो, तो यहाँ पर हम अधिकतम लाभ कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन जो है वो अधिकतम वाली चलेंगी हमारी। तो हम मान लेंगे, माना कि जो डेस्कटॉप प्रतिरूप है उसकी x मात्रा है और पोर्टेबल की y मात्रा है, तब हमारा अधिकतम जेड कितना हो जाएगा? 4500x प्लस 5,000 y, क्योंकि इतना लाभ कमा रहा है वो। अब उनकी कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 250 से अधिक नहीं है, यानी कि दोनों तरह के जो कंप्यूटर हैं x प्लस y वो लेस देन एंड इक्वल टू, या तो इससे कम है या इसके बराबर है। कितने? 250। और दूसरा हम देखें कि इनकी कीमतें कितनी है कंप्यूटरों की। तो पहले प्रकार की 25,000x प्लस 40,000 y लेस देन एंड इक्वल टू 70 लाख। ठीक है, क्योंकि इससे अधिक नहीं है, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। और फिर नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो इस तरीके से हमारा पूरा गणितीय रूप बन जाएगा। मैक्सिमम जेड बराबर 4500x प्लस 5,000 y, और विपरीत हो जाएंगे हमारे x प्लस y लेस देन इक्वल टू 250। दूसरा हो जाएगा 25,000x प्लस 40,000 y लेस देन एंड इक्वल टू 70 लाख, और नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब इनको हम समीकरणों के रूप में लिख देंगे। फिर प्रत्येक असमीकरण के लिए समीकरण बनाते हुए उनके बिंदु ज्ञात करेंगे। तो x प्लस y बराबर 250 के लिए हमें जो बिंदु प्राप्त होंगे वो 250,0 और 0,250 प्राप्त होंगे। और जब हम असमीकरण को संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु के मान रखकर, तो 0 प्लस 0 रख दिया हमने, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 250। तो हमारी समीकरण जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाएगी और इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। दूसरी समीकरण के लिए बात करें तो इसका समीकरण हो जाएगा 25x प्लस 40y बराबर 7,000। हमने भाग दे दिया इसमें, तो यहाँ से हम x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू 175, और y बराबर 0 रखें तो x की वैल्यू 280 प्राप्त होगी। तो ये बिंदु हो जाएंगे इसके। अब इसमें हम मूल बिंदु की मान रख दें समीकरण में, तो ये भी समीकरण हमारी संतुष्ट हो जाएगी और इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर होगा। इसका ग्राफ पेपर देखें तो मैं इस ग्राफ इसका इस तरीके से प्राप्त होगा। दोनों समीकरणों के लिए पॉइंट हमने लिख दिए थे, उनको मिला दिया। ठीक है, और इन दोनों लाइनों से एक कटान बिंदु हमें प्राप्त होगा जो दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, जब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे तो वहाँ से x और y की जो वैल्यू प्राप्त होंगी वही कटान बिंदु के मान होंगे। और चूंकि दोनों लाइनों से ये मूल बिंदु की ओर है, इसलिए इनका कॉमन हल क्षेत्र ये बीच वाला हो जाएगा जो कि बाउंडेड कहलाएगा। ठीक है, तो इसके ये कोने बिंदु हो जाएंगे। इन चारों कोने बिंदुओं पर हमें इसका मान ज्ञात करना है कि किस पर इसका मान अधिकतम है। तो मूल बिंदु पर तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। ए बिंदु पर 11,25,000 ये प्राप्त होगा हमें। ऐसे ही ई बिंदु पर 11,50,000 और डी बिंदु पर 8,75,000। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पर इसका मान अधिकतम हमें प्राप्त हुआ है। तो ई बिंदु पर इसका मान हमें अधिकतम प्राप्त होगा 200,50 पर 11,50,000, यानी कि हमें अधिकतम लाभ कमाने के लिए जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो 200 और पोर्टेबल कंप्यूटर है वो 50 खरीदने चाहिए, तब हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।
क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या किसी को? अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। दो अन्न भंडारों ए और बी की भंडारक क्षमता क्रम से 100 कुंटल और 50 कुंटल है। उन्हें 3 राशन की दुकानों DEF पर अन्न उपलब्ध करवाना है जिनकी आवश्यकता क्रम से 60, 50 और 40 कुंटल है। भंडारों से दुकानों को प्रति कुंटल परिवहन लागत निम्न प्रकार है। डी के लिए ए पर 6 रुपये और बी पर 4 रुपये, और ई को 3 रुपये, 2 रुपये, एफ को 2.5 रुपये और 3 रुपये। तो परिवहन लागत के निम्नतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए ये हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमें निम्नतम के लिए हमें पूरी प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले हमने माना कि भंडार ए से डी को X क्विंटल और दुकान ई को Y क्विंटल राशन भेजता है। तब शेष जो राशन है 100 माइनस X माइनस Y, इतना क्विंटल राशन हम किसको भेजेंगे? दुकान F को, क्योंकि हमारे पास 3 है ना, DEF। तो ए को हमने भेज दिया X क्विंटल और बी को भेज दिया हमने, जो कि हमारा ए से था, उसको हमने 22 क्विंटल भेज दिया ई को। और एफ को बचेगा कितना? 100 माइनस, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी क्विंटल क्षमता है? 100 क्विंटल है ए प्रकार के लिए। ऐसे ही हम बी प्रकार के लिए करेंगे। तो यहाँ से ए से दुकान डी तक का जो परिवहन है उसकी लागत है 6 रुपये, तो ये 6x हो जाएगा। ई की परिवहन लागत है 3 रुपये, तो 3y हो जाएगा। और दुकान ऐप की लागत कितनी हो जाएगी फिर? 5/2, 5/2 और 100 माइनस X माइनस Y, क्योंकि ये कितनी है? 2.5 रुपये है, तो इसको हमने लिख दिया 5/2। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस 3y प्लस 5/2 और 100 माइनस X माइनस Y। ठीक है। दुकान डी की शेष आपूर्ति 60 माइनस X क्विंटल ई थी, तो शेष आपूर्ति 50 माइनस Y क्विंटल हो जाएगी ई के लिए। यानी डी के लिए हमारे पास कितनी है? 60 माइनस X, और ई के लिए कितनी हो जाएगी? 50 माइनस Y। और एफ के लिए कितनी हो जाएगी हमारे पास? 40 माइनस 100 माइनस X माइनस Y। इस तरीके से ये आपूर्तियाँ होंगी। तब बी दुकान से कितनी होंगी? डी के लिए 4 रुपये है, तो 4 इंटू 60 माइनस X। 2 रुपये है, तो 2 इंटू 50 माइनस Y। और एफ के लिए 3 रुपये है, तो X प्लस Y माइनस, यहाँ से इसको सॉल्व कर लें एफ वाले को, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 60। तो क्या हो जाएगा? X प्लस Y माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 नहीं है, 60 है ये। तो टोटल हमें प्राप्त होगा 4 इंटू 60 माइनस X प्लस 2 इंटू 50 माइनस Y प्लस 3 इंटू X प्लस Y माइनस 60। तो टोटल हमारे पास जो परिवहन लागत होगी Z बराबर, वो इन दोनों समीकरणों को हम लिख देंगे, इसको और इसको। तो 6x प्लस 3y प्लस 5/2 ब्रैकेट में 100 माइनस X माइनस Y, और दूसरे समीकरण की प्लस 4 इंटू 60 माइनस X प्लस 2 इंटू 50 माइनस Y प्लस 3 इंटू X प्लस Y माइनस 60। इसको सिंपल कर लेंगे, X वालों को एक तरफ लिख के Y वालों को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ। तो हमें प्राप्त होगा 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410, ये प्राप्त होगा। ध्यान रखना हमेशा, पहले हम जो हमारे पास ए टाइप की है इसके लिए हम लिखेंगे XY मानते हुए, और फिर बी वाले को हम जो हमारे पास टोटल हमारे पास क्षमता थी उसमें से घटाते हुए लिखते हैं। जैसे 100 थी तो 100 माइनस X करके इस तरीके से लिखते हैं।
तो यहाँ से हम इनकी टोटल क्षमता देखें कि जो भंडारण ए है इसकी कुल क्षमता हमारे पास 100 कुंटल है, यानी कि एक्स प्लस बाई दोनों प्रकार के हम 100 भर सकते हैं। तो एक्स प्लस बाई लेस देन एंड इक्वल टू 100। और दुकान डी को भंडार ए से एक्स क्विंटल तथा शेष भंडार बी से प्राप्त होता है। तो एक्स लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, क्योंकि हमें एक्स से डी को क्विंटल एक्स से मिल रहा है ना 60। ऐसे ही दुकान ई को भंडार ए से बाई क्विंटल और शेष भंडार बी से प्राप्त हो रहा है, तो बाई लेस देन एंड इक्वल टू 50 हो जाएगा। और इसी प्रकार दुकान एफ को भंडार ए से 100 माइनस एक्स माइनस बाई क्विंटल और शेष भंडार बी से मिल रहा है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएंगी। इसको अगर घटती रूप में हम लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, मिनिमम जेड बराबर 2.5 एक्स प्लस 1.5 बाई प्लस 410, बेवरोध हो जाएंगे एक्स प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 100, एक्स लेस देन इक्वल टू 60, बाई लेस देन इक्वल टू 50 और एक्स प्लस बाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे सबको और प्रत्येक के लिए बिंदु ज्ञात करेंगे और बिंदु ज्ञात करने के बाद इनको ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे। तो एक्स प्लस बाई बराबर 100 के लिए हमें बिंदु प्राप्त होंगे 100,0 और 0,100। अब समीकरण को संतुष्ट कराएं तो 0,0 रख दिया हमने, तो 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो ये संतुष्ट हो जाएगी और इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। ऐसी दूसरी समीकरण के लिए बात करें, एक्स लेस देन इक्वल टू 60 के लिए, तो यहाँ पर इसका x बराबर 60 है तो बाई 0.0 होगा, ठीक है। तो ये हम ये पॉइंट लिख लेंगे 60,0। ऐसे दूसरे के लिए इसको भी संतुष्ट कराएं तो ये समीकरण भी हमारी संतुष्ट हो जाएगी और इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ होगा। ऐसे ही बाई लेस देन इक्वल टू 50 के लिए, तो बाई बराबर 50 है, इसका x बिंदु 0 होगा और इसमें जब मूल बिंदु के मान रखेंगे तो ये समीकरण भी हमारी संतुष्ट हो जाएगी। लास्ट जो समीकरण है एक्स प्लस बाई ग्रेटर इक्वल टू 60, इसके बिंदु हमें प्राप्त होंगे 60,0 और 0,60। लेकिन जब हम इस समीकरण को संतुष्ट कराएंगे तो ये संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि जब मूल बिंदु की मान रखेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 60 आएगा, जो कि फॉल्स है यानी असत्य है। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो इसका ग्राफ देखें तो हमें इस तरीके से मिलेगा, ये हमारी लाइन हो गई 60 वाली, एक्स लेस देन इक्वल टू 60 की, और ये लाइन हो जाएगी हमारी बाई बराबर 50 के लिए, और ये एक्स प्लस बाई बराबर 60 के लिए, और ये एक्स प्लस बाई बराबर 100 के लिए। अब इनको संतुष्ट कराएं तो इससे ये नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये संतुष्ट हो रही थी इससे मूल बिंदु की तरफ आएगी और इससे भी मूल बिंदु की तरफ आएगी। लेकिन जो एक्स प्लस बाई बराबर 60 है, इससे ये विपरीत दिशा में जाएगी। तो अब देखिए कि इन सब में कॉमन कौन सा भाग आ रहा है जिसमें ये चारों कंडीशन जो है वो संतुष्ट होनी चाहिए, यानी जो चारों लाइनें हमारी ये एक साथ संतुष्ट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला क्षेत्र है इसमें ये चारों संतुष्ट हो जाएंगी, इससे मूल बिंदु की तरफ, इससे मूल बिंदु की तरफ, इससे मूल बिंदु की तरफ और इससे मूल बिंदु से विपरीत दिशा में संतुष्ट हो गई। तो ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा जो कि बाउंडेड है। अब इनके कटान बिंदु निकाल लेंगे, ये वाला कटान बिंदु निकालना है जो किससे प्राप्त होगा, x बराबर 60 और x प्लस वाई बराबर 100 से। तो ये हमें मिलेगा 60,40। एक ये वाला निकालना है, ये किससे मिलेगा y बराबर 50 वाले से, तो इसके बिंदु हो जाएंगे 50,50। एक ये वाला बिंदु निकालना है, ये भी हमें इसी से प्राप्त होगा y बराबर 50 इससे और इससे, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 60 वाले से। तो ये हो जाएगा 10,50 और ये बिंदु तुम्हारे पास है ही। तो इन कौन ही बिंदुओं पर अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि इस पर इसका मान अधिकतम है, सॉरी न्यूनतम है, ये देखना है हमें। तो ये हमने बिंदु ले लिए सारे, तो हमने जी बिंदु रखा 60,0, तो 560,
जे बिंदु रखा 40,60 तो 600, ए बिंदु पर 610 और एम बिंदु पर 510। तो अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम हमें किस पर मिल रहा है, एम बिंदु पर मिल रहा है 10,50 पे, कितना 510। तो यानी कि हमें निम्नतम परिवहन लागत के लिए ए से डी ई एफ दुकानों को कितना देना पड़ेगा, 10,50, 40 कुंटल। ठीक है। ऐसी भंडार बी से 50,0,0, क्योंकि जो हमने लिख के चले थे ना, हम क्या लिख के चले थे, एक बार यहाँ पर देखें। ये जो हमने लिखा था ना कि ए से डी को एक्स कुंटल बाई और ई को बाई कुंटल, और से एफ को कितना था 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो वही हमें वहाँ पर लिखा है। ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाले के जो हमने लिखे थे 60 माइनस एक्स करके, 60 माइनस एक्स 50 माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस 100 करके, तो इससे हमें ये लास्ट वाले बिंदु लिखने हैं। ठीक है। तो इनमें ये मान रखना है, तब हमें ये प्राप्त होंगे। तो ये हमें मिलेगा 10, 50 और 40, और इससे मिलेगा 50,0,0, इतना हमें भेजना पड़ेगा। तो ये आपके प्रश्न थे टोटल 15 पॉइंट दोगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।